साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज की इस चर्चा परिचर्चा में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अब मामला और माहौल दोनों गर्म हो चुका है। ऐसे में आप तमाम विद्यार्थियों को यूपी सुपर टेट को लेकर के तमाम तरीके के दिमाग में अब जद्दोजहद और प्रश्न चलना शुरू हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है हमारे सब्जेक्ट की, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट 30 नंबर में आ जाता है, जिसमें कि 3 पोर्शन आप सभी को देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, शिक्षण कौशल के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जीवन कौशल के भी आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपकी इसकी तैयारी को बेहतर अंजाम तक पहुंचाने के लिए, आपकी तैयारी को धार देने के लिए मैं अब आप सभी से कनेक्ट होना शुरू हो जा रहा हूं। अब आप सभी को पर डे कोई ना कोई गतिविधि आपको दिखाई पड़ेगी। आज की ये जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में जो चर्चा करने वाला हूं उसमें सिलेबस डिस्कशन करूंगा, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में, चाइल्ड साइकोलॉजी में, बाल मनोविज्ञान में क्या पढ़ना है, शिक्षण कौशल के अंदर आपको क्या पढ़ना है, जीवन कौशल में कौन से टॉपिक पढ़ना है। साथ ही साथ आप सभी को 68,000 में जो पूछे गए प्रश्न थे, 69,000 में जो पूछे गए प्रश्न थे, इससे पहले 2 भर्ती इसी सिलेबस पर हुई है। 68,500 की वैकेंसी हुई है और 69,000 की वैकेंसी इसी सिलेबस पर हुई है। तो इसमें सवाल जो है कितना बाल मनोविज्ञान से आया, कितना शिक्षण कौशल से आया, कितना जीवन कौशल से है, सारे सवाल को क्या कर लिया हूँ, छांट करके सेक्शन वाइज बांट करके अलग कर लिया हूँ। दिखाऊंगा सवालों को, विश्लेषण करूंगा सवालों का भी। और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हमारा 30 नंबर का मतलब कहने को सीडीपी का पोर्शन तीनों पढ़ेंगे आप। 10 नंबर ये रहेगा, 10 नंबर ये, 10 नंबर ये। अगर आप 30 नंबर की तैयारी के लिए इंडिविजुअल कोर्स बहुत मिनिमम फी पर चाह रहे हैं तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक मैं पिन कमेंट में दे रहा हूं, आप उस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जल्द ही आपको अगले 2-3 दिनों में जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके के आपको बैच मिलेगा, कहां पर बैच मिलेगा, क्या प्रक्रिया होगी। पूरी जानकारी आप सभी को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम के जरिए, और वीडियो तो आएगी ही आएगी आप सभी के लिए, ये बात मैं कर देता हूं। कहने के लिए ये केवल 30 नंबर के लिए बैच होगा, लेकिन जब आप उसमें जुड़ेंगे तो आपको हमारे द्वारा एक बेहतरीन तैयारी करवाते हुए पाए जाएंगे, जिसमें जरूरी नहीं कि आपको इसी 30 नंबर से ही मैं तैयारी करवाऊं, क्योंकि मेरे लिए और भी सब्जेक्ट पढ़ाना इतना ही स्मूथली जितना मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, और भी सब्जेक्ट पर मेरी बेहतर पकड़ है, जिसको मैं लगातार कॉम्पिटिटिव तैयारियों में पढ़ाता रहा हूं। वो भी सब्जेक्ट आपको उसके साथ बोनस के रूप में दे दूंगा। अब सेशन का प्रारंभ करेंगे और शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन पर चलते हैं और आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि सेशन में कंप्लीट बने रहिएगा। लंबा सेशन ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों भर्ती परीक्षाओं के 60 सवालों की भी बात करने वाला हूं और सिलेबस की भी बात करने वाला हूं, तैयारी की रणनीति भी बताने वाला हूं। इसलिए आप सभी को थोड़ा सा लंबे सेशन में इंतजार करना पड़ेगा, मन से देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करें हम बाल मनोविज्ञान के 10 अंकों में यहां पर क्या टॉपिक ऑफिशियल दे रखा है और सवाल कहां कहां से आ जाते हैं उसकी बात करें। ऑफिशियल जो सिलेबस है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक से सवाल आपको मिलेंगे, सीखने की आवश्यकता की पहचान यह टॉपिक आपका है, सीखने के लिए वातावरण का निर्माण करना, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्थाओं से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप सभी को इसमें अधिगम के सभी सिद्धांत भी देखने को मिलते हैं। इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत अधिगम के सभी सिद्धांत आपको देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी सिद्धांत आपको पढ़ने को मिलेंगे। और क्या पढ़ने को रहेगा आपको, पियाजे पर, कोहलबर्ग पर, वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर, व्यवहारिक अनुप्रयोग और अधिगम के अक्षमता वाले बच्चों को कैसे पढ़ाना है। यह आपका 10 नंबर का क्या रहेगा, बाल मनोविज्ञान रहेगा। बहुत छोटा टॉपिक होता है, बहुत छोटा। इसमें मतलब ये वाला जो सिलेबस है इसकी जो विस्तार सीमा की अगर हम बात करें, व्यापकता की बात करें, तो यह अपेक्षाकृत कम होता है और यह अपेक्षाकृत परंपरागत हो जाता है। परंपरागत कहने का मतलब ये है कि जिसे आप ना यूपी टेट की तैयारी के दौरान भी पढ़े होंगे, जिसे आप किसी न किसी रूप में सीटेट के दौरान भी पढ़ लिए होंगे। थोड़ा सा पेडागोजिकल अप्रोच लेकर के सवाल आता है। यहाँ पर तैयारी के अंतर्गत मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको इसकी पढ़ाई को अंजाम देना है।
आगे बढ़िएगा। दूसरी बात करेंगे हम। दूसरी बात, शिक्षण कौशल में 10 अंक का होता है। यह भाग शिक्षण की विधियों, शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसमें बहुत कुछ पढ़ना होता है। बहुत कुछ का मतलब इसका बहुत विस्तृत सिलेबस होता है। लिखा भले कम में गया है। तो क्या क्या पढ़ना है आप सभी को? पाठ्य योजना निर्माण में पंचपदी प्रणाली, ये पढ़ना है, मतलब पाठ्य योजना निर्माण। शिक्षण सहायक सामग्री से सवाल पूछा जाता है। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, है ना, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास आपको पढ़ना है। और इसी सेशन के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत आपको प्रबंधन एवं प्रशासन के भी सवाल मिलेंगे। प्रबंधन प्रशासन भी आप सभी को पढ़ना है। मापन मूल्यांकन भी आप सभी को पढ़ना है। मापन व मूल्यांकन भी इसके अंतर्गत आएगा। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सारे टॉपिक की चर्चा कर दूंगा। मापन मूल्यांकन भी आप सभी को मिल जाएगा। इसके अलावा आप सभी को यहाँ पर पढ़ने को जो मिलेगा वो मिलेगा क्या? प्रबंधन प्रशासन, वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। हाँ, समावेशी शिक्षा इसी के अंतर्गत आपका आएगा। इसी के अंतर्गत समावेशी शिक्षा आपको पढ़ने को मिलेगा। और ध्यान से समझिएगा, शिक्षण विधियां, प्रविधियां, शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र भी यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। पाठ्य योजना, लेसन प्लान बनाना भी आपको शिक्षण कौशल के अंतर्गत है। मतलब शिक्षण के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं, शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधि, शिक्षण अर्थ, शिक्षण के उपागम हो गए, शिक्षण की विधाएं हो गई, प्रविधियां हो गई, शिक्षण कौशल हो गया, शिक्षण अधिगम सिद्धांत, प्रबंधन प्रशासन, मापन मूल्यांकन, वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, समावेशी शिक्षा हो गया, ये सब यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। बहुत विस्तार पूर्वक ये सिलेबस होता है। इसमें से बहुत सारी बातें आपने यूपी टेट के अंतर्गत पढ़ा है। अगर आपके लिए कोई नई चीज़ है तो वो वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिन्होंने डीएलएड के दौरान सीरियसली पढ़ा होगा उनका तो तैयार होगा। आगे दिखाते हैं आपको प्रश्न, बताते हैं कि कहां कहां से प्रश्न बन रहा है। इसके अलावा जीवन कौशल, प्रबंधन और अभिवृत्ति में 10 नंबर होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो आपके शिक्षक के रूप में सोच को परखता है। इसमें मोटिवेशन हो गया, दंड व पुरस्कार का उचित प्रयोग हो गया, लीडरशिप के गुण हो गया, संवैधानिक मानवीय मूल्य हो गया, कक्षा में समावेश हो गया, ये टॉपिक होते हैं। ऑफिशियली अगर हम टॉपिक की बात करें तो जीवन कौशल प्रबंधन पूछा जाता है। जीवन कौशल प्रबंधन, अध्यापक के जो है ना आचरण, मतलब व्यवसाय व आचरण पूछा जाता है। अध्यापक की विभिन्न प्रकार की भूमिका पूछा जाता है। दंड व पुरस्कार का प्रभावी इस्तेमाल कैसे करेंगे ये पूछा जाता है। मानवीय मूल्य और संवैधानिक मूल्य पूछा जाता है। कई सारे टॉपिक छोटे छोटे इसमें के अंतर्गत होते हैं जो पिछली बार के सवाल हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं आप सभी को आगाह करना चाहूँगा, आप सभी को समझाना चाहूँगा कि सिलेबस तो ऑफिशियल बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन जो सवाल बनता है, जैसे 68,000 का भी सवाल देखें ना, तो वो बाल विकास में से, बाल मनोविज्ञान में से कुछ निश्चित चैप्टर से सवाल पूछा, शिक्षण कौशल में से भी कुछ निश्चित चैप्टर से सवाल पूछा, जीवन कौशल में से भी कुछ निश्चित चैप्टर से सवाल पूछा, सारे चैप्टर से नहीं पूछा। 69,000 की जो परीक्षा हुई थी, सेम टू सेम यही प्रक्रिया अप्लाई किया था उसमें भी। तो आइए हम चर्चा करते करते आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको विशेष ध्यान क्या रखना होगा, आपको इस बार की पढ़ाई कैसी करनी होगी, विश्लेषणात्मक पढ़ाई करनी होगी। जो विद्यार्थी ये सोच रहा होगा कि हम YouTube पर प्रैक्टिस करते 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 बाजी मार ले जाएंगे, तो आप धोखा खा जाएंगे। इस बार नहीं, पिछली बार भी धोखा लोगों ने खाया था। आप सभी को सुपर टेट की गंभीरता को समझना होगा कि यह अध्यापक भर्ती परीक्षा है। ये पात्रता परीक्षा नहीं है कि पात्रता परीक्षा में जैसी लापरवाही कर दी गई एआई से पेपर बना करके, वैसी लापरवाही अध्यापक भर्ती परीक्षा में कतई नहीं की जाएगी। और अगर कर भी दी जाएगी तो पेपर बहुत सतही तो था नहीं, पेपर एक लेवल का था। इसलिए आप सभी को यहाँ पर पहले से सतर्क होना होगा, विश्लेषणात्मक अध्ययन फोकस करना होगा। रट्टा मारने के बजाय क्यों कैसे पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका दोनों काम हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा और चीज़ें याद भी हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो परीक्षा का प्रारूप चाहे जैसा हो जाए आप उसमें क्वालिफाई कर जाओगे, आप उसमें बेहतर कर जाओगे। लेकिन केवल रट्टा मारने की प्रक्रिया पर अगर आप फोकस करोगे, तब जैसे ही विश्लेषणात्मक सवाल आ जाएगा वहां पर मामला फंस जाएगा। ध्यान से समझिए, पिछली भर्तियों का निचोड़ मैं आपको समझाऊं। 68,500 और 69,000 के प्रश्न पत्रों से अभी आपको मैं बताऊंगा कि सीखना है कि कैसे आपका बेस होता है।
अब यहाँ पर आप लोगों में से तमाम विद्यार्थियों के दिमाग में ये सवाल जाएगा कि गुरुजी यूपी टेट में भी तो हमने देखा था पिछली परीक्षाओं में कैसा सवाल बनता था। तो पिछली बार हमने ही वीडियो बना करके कई बार बताया था कि इस बार यूपी टेट परंपरागत नहीं पूछा जाएगा, पेडागोजिकल अप्रोच के साथ सवाल आने वाला है। बार बार ये वीडियो बना करके मैंने आपको बताया, एक बार नहीं 3 बार वीडियो बता करके बताया था। लेकिन ये अध्यापक भर्ती परीक्षा है, इसमें बहुत सारे लोग र्यूमर उड़ाएंगे कि पेडागोजिकल अप्रोच के सवाल आएंगे। नहीं भैया, इसमें फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा। इसमें जगह जगह पर फैक्ट भी देखने को मिलेगा और जगह जगह पर आपको जहां जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से कंटेंट के हिसाब से पेडागोजिकल अप्रोच करेगा। लेकिन खाली सीडीपी शिक्षण कौशल जीवन कौशल वाले पार्ट में ऐसा करेगा। बाकी जो इतिहास भूगोल और जीके करंट अफेयर्स है वो फैक्ट ही रहने वाला है। हो सकता है मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल बना दे, मल्टीपल विकल्पों वाले सवाल बना दे, तो विश्लेषणात्मक पढ़ाई करिए, दोनों काम हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यही है। और बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर के नहीं जाना है कि अरे यार बहुत कठिन पूछा जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा पहले से भयभीत होकर के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। कतई नहीं ये काम करना है। एकदम निश्चिंत होकर के, जितना रिलैक्स होकर के, हम बस केवल इतना फोकस करना है, कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना होगा। एक अच्छे टीचर की देख रेख में आपको सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। अगर उसके लिए ज़रूरत पड़े जगह जगह आपको इंडिविजुअल कोर्स खरीदने की तो खरीदिए, अलग अलग टीचर से पढ़िए, क्योंकि ये अध्यापक भर्ती परीक्षा है। इसमें लापरवाही किसी भी तरीके से आपके जीवन को नुकसान पहुंचा देगी, आपके रोजगार को नुकसान पहुंचा देगी। अगर आपको स्पेशलाइजेशन करके ही सब्जेक्ट को पढ़ना है ना, तो पढ़ लीजिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हम इंडिविजुअल आपके लिए सीडीपी के मतलब तीनों पोर्शन की बात हम एक कम से कम फीस में एक बेहतरीन कोर्स डिजाइन करके आपके लिए लेकर के आएंगे, उसकी जानकारी आपको देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं। अब आप देखिएगा ये 68,500 या 68,000 की भर्ती के पेपर मैं आपको दिखा देता हूं। एक बार आप पेपर देख लेंगे, पुराना वाला क्वेश्चन देख लेंगे, तो आपके लिए थोड़ी सी और तसल्ली हो जाएगी, थोड़ा सा और आराम हो जाएगा। बाकी कैसे पढ़ाई लिखाई करना है वो सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको पता चलता जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 68,000 में प्रश्न कैसा पूछा गया था। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 68,000 की वैकेंसी में प्रश्न आए थे अति लघुत्तरी सवाल आए थे। 150 सवाल अति लघुत्तरी ही पूछे थे। अब उस भर्ती के हम आपके सामने क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं। देखिए सवाल था क्या, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे, ये सवाल था। ह्यूरिस्टिक पद्धति के प्रतिपादक कौन थे, ये शिक्षण विधियों से सवाल है। देखिए, और आप सभी को पता है कि H.E. आर्मस्ट्रांग जो है ये ह्यूरिस्टिक पद्धति के प्रतिपादक रहे हैं। ह्यूरिस्टिक शब्द की बात करिए तो ये सारी बातें हम आपको बैच में पढ़ाएंगे। हम पहले से ही ये जानकारी आपको दे दें कि हमारी पढ़ाई लिखाई होगी, जब भी हम बैचेज पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, यूपी टेट तैयारी करवा रहे हैं, सी टेट तैयारी करवा रहे हैं, हम हमेशा कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चों को ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ये सवाल था आप सभी का, पहला सवाल है ना। बाकी व्याख्या विश्लेषण यहाँ पर मैंने और भी एडिशनल जोड़ रखा है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। आगे देखिएगा, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये अगर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में किसी ने पढ़ाई किया होगा ढंग से, सारे सवाल वहीं पर मिल जाएंगे। लेकिन पीएनपी पेपर करवाया था, ध्यान दीजिएगा, दोनों पिछली वैकेंसी दोनों पीएनपी ने करवाया था, इस बार शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाएगा। इसलिए प्रश्नों का लेवल ऐसा नहीं रहने वाला है जैसा पीएनपी करता था। तो बार बार यूपी टेट में भी यही समझाया था, इस बार भी यही समझा रहा हूं। ये पीएनपी ने पेपर करवाया था, पीएनपी आयोजक था परीक्षाओं का, पीएनपी ने डीएलएड से ही क्वेश्चन बनाया था। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जिम्मेदारी मिली है, तो इसलिए पेपर का स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। इतना फैक्ट और इतना सरल सवाल तो नहीं आएगा। अभी आगे 69,000 वाले के भी सवाल को दिखा रहे हैं आप सभी को। तो आप सभी को पता है कि इसका कौन हो जाएगा, घोषणा पत्र उड डिस्पैच को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, तीसरा, पाठ योजना निर्माण में पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है। बार बार यूपी टेट में आपने पढ़ा था मेरे द्वारा, पंचपदी प्रणाली JF हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। स्मृति स्तर के जो 5 सोपान बताए गए हैं, जिसमें प्रस्तावना हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया, स्पष्टीकरण हो गया, या तुलना या सामान्यीकरण और प्रयोग, ये 5 पद JF हर्बर्ट के द्वारा दिए गए। तीसरा सवाल, चौथा सवाल देखिएगा, मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है। ये कहां से सवाल पूछा है, वर्तमान भारतीय एवं प्रारंभिक शिक्षा से, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, यहां से सवाल पूछा है। मुस्लिम कालीन शिक्षा से यह सवाल है, मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती थी। तो आप सभी को
पता है कि मकतब जो है वो कुतुब शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है क्या, प्राथमिक, मतलब जहां लिखना पढ़ना सिखाया जाता था। ये उच्च शिक्षा का संबंध मदरसे से था, लेकिन मकतब का संबंध किससे था, प्राथमिक शिक्षा से था। ये बहुत ही सतही जानकारी है। जैसे ही वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा को पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत ही सतही स्तर का सवाल ये होता है। आगे देखिएगा, परियोजना शिक्षण विधि के प्रणेता कौन है, किसे नहीं याद होगा। इस दौरान विद्यार्थियों ने इतनी मेहनत की है कि ये वाला पेपर उनके लिए घलुआ नजर आएगा। आप देखिए किलपैट्रिक साहब। अगला सवाल देखिए 6 नंबर का, अपव्यय व अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस स्तर के शिक्षा से संबंधित है। आप सभी को पता है कि हर्टाग समिति ने यह विचार दिया था। अपव्यय व अवरोधन का विचार किसने दिया था, हर्टाग समिति ने दिया था। और फिलिप हर्टाग की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी थी। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा का मूल्यांकन करके बताया कि प्राथमिक शिक्षा पर अपव्यय व अवरोधन की समस्या एक बड़ी समस्या है। जितने बच्चे हाल फिलहाल में हमसे डीएलएड पढ़े होंगे, वो सभी इसका उत्तर एकदम ताबड़तोड़ अंदाज में देंगे। खास करके सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे जो पढ़ करके इस समय थर्ड सेमेस्टर में होंगे, वो लोग ताबड़तोड़ इसका जवाब देंगे। आगे देखिएगा, सवाल क्या है, कह रहा शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम क्या है। तो ये आपके लिए नया है। ये कहाँ से है, ये शैक्षिक तकनीकी एक चैप्टर ही है, उसी चैप्टर से ये सवाल पूछा हुआ है। तो देखिए आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले पर। कक्षा शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जा रहा है। यानी विद्यार्थियों को सीखने से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उनको जानने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। 68,000 का पेपर अति लघुत्तरी हुआ था, ध्यान से समझिए। आगे देखिए, कह रहा अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन है, मतलब वही अधिगम के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिए गए हैं। तो आप सभी को पता है कि अधिगम के प्राथमिक नियम थांडाइक ने दिए हैं, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। आगे बढ़िएगा, सवाल आता है कि बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों और मनोवृत्तियों से संबंधित होता है। सिंपल है, रुचि, मनोवृत्ति, नजरिया, दृष्टिकोण, ये कहां से पूछा है, ये शिक्षण के उद्देश्य से संबंधित सवाल है। जब आप बेंजामिन एस ब्लूम का वर्गीकरण पढ़ोगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक वर्गीकरण, तो ये भावात्मक पहलू से संबंधित क्या होता है, यही होता है ब्लूम के वर्गीकरण के अंतर्गत। अगला सवाल देखिएगा 11 में, कह रहा गयने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है। गयने का अधिगम का पदानुक्रमिक सोपान बार बार पढ़ाया गया है। कह रहा सर्वोच्च पद कौन सा है, तो सर्वोच्च कौन सा है भाई, समस्या समाधान सर्वोच्च है। सबसे निम्न कौन सा होता है, संकेत अधिगम होता है। यूपी टेट के दौरान ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ाया है कि नहीं। यहां पर कह रहा मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह किसके घटक हैं। आप सभी को पता है कि सृजनात्मकता के घटक ये कहलाते हैं, सृजनात्मकता के घटक कहलाते हैं। इसमें कौन दिया था, ई पॉल टॉरेंस। और सृजनात्मकता के 4 मुख्य तत्व में प्रवाह, विविधता, मौलिकता और क्या, विस्तारण। आगे देखिएगा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षण में मानसिक उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक के महत्व पर बल देता है। तो आप सभी को पता है कि सृजनात्मकता के विकास पर यह बल देता है। आगे देखिएगा, सवाल आता है कोहलबर्ग का सिद्धांत एक बालक के किस विकास की व्याख्या करता है। आप सभी को पता है कि नैतिक विकास से संबंधित व्याख्या करता है। अगला सवाल देखिएगा, एक शिशु जन्म के पश्चात 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है। आप सभी को पता है कि प्रथम उच्चारण की अवस्था में होता है ना। आगे देखिएगा, सवाल है सीखने के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत किसने दिए हैं, थांडाइक ने दिए हैं, है ना। लग रहा है कि नहीं, ये सब तो यूपी टेट में आपने खूब जम करके पढ़ा था। इतना सरल ये पेपर आया था। ये 68,000 भर्ती का पेपर था, और जिसमें आपको कमाल बताएं कि कट ऑफ बनाया गया था 40-45। ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ 40%, 45% का बनाया गया था। यानी पासिंग मार्क बताया गया था, 60-65 नंबर पासिंग मार्क था। और इस पे भी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, सीट खाली चली गई थी। अभी भी उसमें से 27,713 पद खाली हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भरने के लिए कहा है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगले पर। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए दी जाती है। तो ये अभी थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे इसको पढ़े होंगे। 1992 जो चौथे सेमेस्टर में गए होंगे, और जो चौथा सेमेस्टर पास करके तैयारी में लगे होंगे, उन्होंने भी इसको पढ़ा होगा। थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत विशेष बच्चों के शिक्षा का कार्यक्रम है। बुद्धिलब्धि के आधार पर मंद बुद्धि स्तर का सही क्रम क्या होता है। तो भाई हल्की मंदता, मध्यम मंदता, गंभीर मंदता और अति गंभीर 4 श्रेणी की मंदता होती है, जिसका आईक्यू भी हमने यहां पर डेफिनेशन में दे दिया है। 50 से 70 हल्की मंदता होती है, 35 से 49 मध्यम होती है, 20 से 34 गंभीर होती है और 20 से कम अति गंभीर होती है। ऐसा नहीं कि यहां केवल आपको प्रश्न की व्याख्या में ये लिखवा रहा हूं।
मैंने जहां भी नोट्स बनवाया है ये मंदता की श्रेणियां हर जगह लिखवाया है। जितनी चर्चा अभी कर रहे हैं ये 68,000 में पढ़ाते समय भी सेम बातें लिखवाए थे, 69,000 में पढ़ाते समय भी सेम नोट्स लिखवाए थे। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले पर। आत्मसातकरण, एसाइबिलेशन और समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की यही दो प्रक्रिया मुख्य प्रक्रिया होती हैं अनुकूलन की। आगे देखिए, कह रहा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस प्रकार के मूल्य से संबंधित है? तो ये सवाल कहां से आ गया है? ये सवाल संवैधानिक व मानवीय मूल्य जीवन कौशल में जब आप जाएंगे, संवैधानिक व मानवीय मूल्य में जाएंगे तो ये सवाल मिलता है संवैधानिक मूल्य में, मानवीय मूल्य के अंतर, लोकतांत्रिक मूल्य के अंतर्गत आता है। आगे देखिएगा, कह रहा अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो यह उसकी कैसी भूमिका होती है? तो जब हम विषय चुनने में छात्र की मदद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम काउंसलर की भूमिका या मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। आगे देखिएगा अगला, कह रहा यदि आप कक्षा में ज्यादा छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं तो शिक्षण की कौन सी विधि का चुनाव करेंगे? आप चाहते हैं कि छात्र ज्यादा इन्वॉल्व हों तो यहां पर हम विचार विमर्श व परिचर्चा विधि का प्रयोग करेंगे। कह रहा दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है? तो ध्यान दीजिए, दंड कोई पुनर्बलन नहीं है, यह एक नकारात्मक अभिप्रेरक है। यह एक क्या है? नकारात्मक अभिप्रेरक है। कह रहा शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक कौन निर्धारित करता है? अध्यापक का जो प्रोफेशन होगा उसका मानक, उसका स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करेगा? तो आप सभी को पता है कि एनसीटीई डिसाइड करता है, जिसको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहते हैं। एनसीटीई क्या करेगा? भारत में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, अध्यापकों की योग्यता और मानकों के निर्धारण का कार्य करता है। आगे देखिएगा अगले सवाल पर, कह रहा किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1-by-1 निर्देशन क्या कहलाता है? तो 1-to-1 निर्देशन जब किसी व्यक्ति को उसकी निजी समस्याओं को हल करने के लिए एकांत में आमने सामने सलाह दी जाती है तो वह व्यक्तिगत निर्देशन या परामर्श होता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? यह सवाल कहां से है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास या वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में जब जाएंगे तो ये आएगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, 5 मई 1988 से इसका प्रारंभ किया गया था। आगे देखिएगा अगले सवाल पर, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। ये सवाल कहां से है पता है? ये सवाल आया हुआ है चौथे सेमेस्टर में। चौथे सेमेस्टर में कहां से आया हुआ है? शांति शिक्षा एवं सतत प्रयास, एक किताब आप पढ़े ना, शांति शिक्षा एवं सतत प्रयास, ये वहीं से सवाल उठा करके पूछ दिया है, जो कि सेमेस्टर का सवाल है। ये सेमेस्टर का सवाल है, मैंने चौथे सेमेस्टर के अंतर्गत इसको सॉल्व करवाया था। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले पर। कह रहा है कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं और प्रतिक्रियाओं की जांच करने हेतु रखा जाता है? संचयी अभिलेख। कहां से यह सवाल पूछा हुआ है? प्रबंधन व प्रशासन से यह सवाल पूछा हुआ है, स्कूल मैनेजमेंट से यह सवाल पूछा हुआ है। आगे देखिएगा, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की चर्चा है? तो अनुच्छेद 51 का। सवाल कहां से पूछा है? जीवन कौशल से, संवैधानिक व मानवीय मूल्य से सवाल है। आगे देखिएगा सवाल, अब हम सभी लोग पहुंच चुके हैं कहां पर? 69,000। अब यहां से आपका जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है वो कौन सा क्वेश्चन शुरू हो रहा है? 69,000 भर्ती का क्वेश्चन अब आपके सामने आना शुरू हो गया। आप देखिए 69,000 की भर्ती का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए पेडोलॉजिकल अप्रोच के साथ ये सवाल आया कि नहीं आया, इसलिए बोल रहा हूं कि रट्टा मार करके पढ़ना गलत होगा। जबकि पेपर पीएनपी ने करवाया था, पीएनपी ने 68,000 करवाया। आप देखिएगा कितना सरल रखा, इसमें भी सरल रखा है, फैक्ट को भी शामिल किया है, थोड़ा सा इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई किया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कह रहा शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, सही है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया, सही है। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया, सही है। लेकिन शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित प्रक्रिया, ये गलत बात हो जाएगी। ये कौन सी बात हो जाएगी? गलत। भाई शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित नहीं होता है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों अर्थों में हम शिक्षण करते हैं। अनौपचारिक अर्थ का मतलब ये हो गया कि अनुभव ही हमारा गुरु होता है और परिस्थितियां हमारा विद्यालय व क्लासरूम होती हैं। तो अनुभव हमारा गुरु हो जाए और परिस्थितियां हमारा क्लासरूम हो जाए तो ये हो जाएगा अनौपचारिक अर्थों में शिक्षण। औपचारिक अर्थों में शिक्षण का मतलब ये हो गया कि विद्यालय में जाकर के एक निश्चित जगह पर निश्चित व्यक्ति के द्वारा जब पढ़ाया जाए तब वो हो जाता है कौन सा? औपचारिक अर्थों में। आगे बढ़िएगा,
सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए दूसरे में कह रहा प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है। यह सवाल कहां से है, वर्तमान भारतीय समाज व प्रारंभिक शिक्षा से सवाल उठा दिया। मिड डे मील वगैरह वहीं पर मिलेगा। तो यहां पर मिड डे मील इसलिए करवाया गया था नामांकन संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से, बच्चों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से। ठीक है, इसकी व्याख्या यहां पर है, पीडीएफ देंगे आप सभी लोग, उसको पढ़ लीजिएगा। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। ये किसने कहा है, ये नवाचार की परिभाषा है। ये नवाचार की परिभाषा ईएम रोजर्स के द्वारा दी गई परिभाषा है। व्याख्या इसकी आपको मिल जाएगा। यहां पर ईएम रोजर्स ने अपनी पुस्तक लिखा था एक, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस, है ना। शैक्षिक नवाचार एक टॉपिक होता है शिक्षण के अंतर्गत, ये शैक्षिक नवाचार से ही सवाल है आपके लिए। अब देखिए विश्लेषण जब आप करने पर उतर रहे हैं तब आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि सवाल बन कहां से रहा। आइएगा, सवाल है भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय व अवरोधन पर विचार किया। देखिए अपव्यय व अवरोधन की बात 68,000 की वैकेंसी में भी सवाल पूछा था, यहां पर भी पूछ लिया। तो अपव्यय व अवरोधन हर्टाग समिति के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, सर फिलिप हर्टाग की अध्यक्षता में गठित समिति जो थी हर्टाग समिति के द्वारा दिया गया था। व्याख्या यहां पर है कि 1929 में सर फिलिप हर्टाग की अध्यक्षता वाली समिति ने पहली बार प्राथमिक शिक्षा में हो रहे अपव्यय और अवरोधन की समस्या का क्या है, प्रमुखता से उठाया था। अपव्यय का मतलब होता है विद्यार्थियों की संख्या में कमी, और अवरोधन का मतलब है कि रुकावट का हो जाना, मतलब अगली क्लास में नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक ही कक्षा में लंबे समय से रुके हुए हैं। और अपव्यय का मतलब है बगैर शिक्षा पूरी किए वो विद्यालय छोड़ दे रहे हैं। 1929 में ऐसा स्टडी किया था सर फिलिप हर्टाग ने। परम शून्य स्थित होता है, ये कहां से आ गया सवाल पता है, ये मापन और मूल्यांकन से सवाल आ गया। जब आप मापन के स्तर पढ़ते हो, यस स्टीवन साहब ने जो मापन के स्तर बताए हैं, नामित मापन बताया, क्रमित मापन बताया, अंतराल मापन बताया, अनुपात मापन बताया, मापन के 4 स्तर बताया है जिसने। जब आप थ्योरी की क्लास में मिलेंगे कुछ भी छूटेगा नहीं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डिटेल में चल करके और एकदम आप सभी को हंसाते खिलाते मौज मस्ती के साथ पढ़ाऊंगा। आनंद की धारा बहेगी और आपको कंठस्थ होता जाएगा, क्योंकि डेली बाय डेली प्रैक्टिस भी करवाता रहूंगा। तो यहां पर आ जाइएगा, यहां पर कौन सा होता है, आनुपातिक स्केल होता है, जहां पर परम शून्य पाया जाता है। परम शून्य क्या होता है पता है, परम शून्य का मतलब है रियल जीरो, रियल जीरो, वास्तविक शून्य। जैसे आप ऐसे समझ लीजिएगा, आनुपातिक स्तर पर रियल जीरो पाया जाता है, इससे पहले वाले पर नहीं पाया जाता है। इससे पहले वाला कौन सा है, मान लीजिए ये अंतराल वाले पर नहीं पाया जाता है। अब आप कहेंगे अंतराल वाले पर नहीं पाए जाने का मतलब क्या है, सिंपल है। जैसे किसी बालक की परीक्षा अगर आप लेते हैं, मान लीजिए सीडीपी में 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर बना करके बच्चे की परीक्षा ले लीजिए और बच्चा 0 नंबर पा जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, इसका मतलब क्या हो जाएगा। क्या हम कहेंगे कि बच्चा सीडीपी में शून्य जानकारी रखता है, उसे थॉर्नडाइक, स्किनर, पाउलो का ज्ञान तक नहीं है, उनका नाम तक नहीं जानता है, क्या ऐसा कहेंगे। किसी बच्चे का गणित में आप ना पेपर बनाइए 50 नंबर का और बच्चा 0 नंबर पा जाए, तो हम कहेंगे उसको गिनती भी नहीं आता, पहाड़ा भी नहीं आता है। तो इसका मतलब है रियल जीरो ये नहीं है, ये माना गया जीरो है, शून्य है। लेकिन रियल जीरो यहाँ पर पाया जाता है अनुपात में। जैसे किसी वस्तु, 2 रास्तों के बीच की जो लंबाई है वो शून्य भी हो सकती है। आप यात्रा करते करते जाएंगे, अंत में 0 किलोमीटर का पत्थर मिल जाएगा, तो रास्तों के बीच लंबाई 0 होती है, तो रियल जीरो। किसी वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो सकता है, रियल जीरो होता है। लेकिन हम परीक्षा में 0 नंबर पा जाएं तो रियल जीरो नहीं है। समझ में आ गई बात। यही होता है परम शून्य का पाया जाना और ना पाया जाना। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है भाई। जब आप प्रस्तावना के कौशल तैयार करते हो, अपने विद्यार्थियों से प्रकरण के सवाल पूछते हो, तो इसका मुख्य कंपोनेंट क्या होता है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर ही तो आप प्रस्तावना के सवाल तैयार करते हो। आप विद्यार्थियों से पूर्व जानकारियों पर, उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित सवाल पूछते हो। आप जहां पर वो सवाल में फंस जाते हैं वहीं पर आप उद्देश्य कथन करके नया पढ़ाना शुरू कर देते हो। तो मुख्य घटक कौन सा हो गया, पूर्व ज्ञान हो गया। आगे बढ़िएगा, अगला कह रहा है एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई। तो एनसीएफ पूछ रहा कब प्रस्तुत किया गया, तो यहां पर 2005, क्योंकि तब तक 2022 का एनसीएफ या 23 का नहीं आया था। तो यहां पर आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 2005। आगे देखिएगा, कह रहा शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा उपयुक्त छात्र, शिक्षक और संसाधन के रूप में किसके द्वारा दी गई है। तो ये दिया गया है एस एन मुखर्जी के द्वारा। यहां पर करेक्ट ऑप्शन ये प्रबंधन व प्रशासन से सवाल बन गया है।
आगे देखेंगे हम सभी लोग। अगले सवाल को देखिए, कह रहा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ESR बॉन्डिंग किसने समझाया बताओ? ESR टाइप की बॉन्डिंग कौन कौन कहता है कि उद्दीपक पहले और अनुक्रिया बाद में? तो यहां पर कौन सा हो जाता है? थांडाइक आपका उत्तर होगा। आगे देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या कहलाती है भाई? पढ़ने और लिखने दोनों की कह दे रहा है भाई, है ना। तो पढ़ने और लिखने की दोनों कहेगा, ये कैसा सवाल हो जाएगा? पढ़ना अलग है, लिखना अलग है। तो यहां पर देखो, पढ़ने की अक्षमता को लेकर के चलना, डिसलेक्सिया, इसी क्वेश्चन पर विवाद हुआ था। इसी क्वेश्चन पर विवाद हुआ था, ध्यान देना, इस प्रश्न पर विवाद हुआ था कि इसमें तो दोनों विकल्प सही होना चाहिए। कौन सा? ये पढ़ने लिखने से संबंधित पूछा है, तो इसमें कहा गया है कि पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया होता है, लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया होता है। और डिस्ग्राफिया का संबंध किससे हो जाएगा? चलन विकार से, मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी से हो जाएगा। तो डिस्प्रेक्सिया भी हो सकता है सही। तो इस पर विवाद हो गया था। आगे बढ़िएगा, विकासात्मक दशा का नियम किसके प्रस्तुत, दिशा का नियम क्या प्रस्तुत करता है? विकासात्मक दिशा का नियम कौन है जो बालक के विकास की दिशा को बताता है? तो आप सभी को पता है कि मस्तकाधोमुखी, जिसको सिफेलोकार्डल कहा जाता है ना। मस्तकाधोमुखी का मतलब क्या हो गया? सिफेलोकार्डल हो गया। और यहां पर निकट से दूर का सिद्धांत क्या हो जाता है? जिसको प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। ये आप सभी ने पढ़ा ही होगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल इसको कहा जाता है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड वाला ऑप्शन। आगे देखिएगा सवाल आता है कौन सा, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिक विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? किसके अनुसार कह रहा है ये? मार्गरेट मीड के अनुसार। तो मार्गरेट मीड एकमात्र व्यक्ति था जिसने व्यक्तिक विभिन्नताओं के लिए सांस्कृतिक कारकों को उत्तरदायी माना था। और आनुवांशिक कारक को, जैविक कारक को कौन बताया था? सर फ्रांसिस गाल्टन। ध्यान देना, सर फ्रांसिस गाल्टन जैविक कारक को जिम्मेदार मानते हैं। हम सभी एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं? तो फ्रांसिस गाल्टन कहते हैं क्योंकि हेरिडिटी हमारी अलग अलग होती है। वहीं पर मार्गरेट मीड कहते हैं कि सांस्कृतिक स्थिति परिस्थिति के कारण, उसके प्रभाव के कारण हम सभी एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। आगे देख लीजिए सवाल कौन सा है। आगे कह रहा कि ब्रेल लिपि के जनक कौन है? किसे नहीं याद है भाई? लुई ब्रेल। 4 जनवरी 1809 को इनका जन्म हुआ था, जिसने 6 उभरे हुए बिंदुओं पर ब्रेल पद्धति का निर्माण किया था, जिसमें वर्णमाला को लिखने पढ़ने, गिनती और अंकों को लिखने पढ़ने की परंपरा कायम किया था। किसने? 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में जन्मे लुई ब्रेल ने 6 उभरे हुए बिंदुओं का प्रयोग करते हुए ब्रेल पद्धति का निर्माण, अंधे व्यक्तियों को पढ़ाने की लिपि का निर्माण किया था। आगे बढ़िएगा, सवाल आता है कौन सा, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? मैंने बार बार लिखवाया है, हर बार आप जाइए प्लेलिस्ट में 10 मिनट की वीडियो पड़ी होगी, प्लेलिस्ट में 10 मिनट की बूस्टर डोज पड़ा होगा। यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए, सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए मैंने अधिगम के सिद्धांत, बाल विकास का 10 नंबर का पहला यूनिट कंप्लीट वीडियो संक्षेप में दे रखा है। वहां पर जाओ, देखो प्राचीन अनुबंधन में बार बार समझाया, कौन होगा? पाउलो होगा। प्राचीन अनुबंधन पाउलो का। हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? एक कहानी आपको बताते हैं। 69,000 की वैकेंसी में समय कितना मिला था? मात्र पढ़ाने के लिए 25 दिन का समय मिला था, मात्र 25 दिन का समय मिला था। इस बार भी संभावना है कि ज्यादा दिन नहीं मिलेगा पढ़ाने को, मात्र 25 दिन का समय मिला था और 25 दिन में पूरा सिलेबस मुझे कवर करना था। आपको कमाल की बात बताएं कि व्यक्तिक विभिन्नता चैप्टर में केवल मैंने 4 पॉइंट लिखवाया था, जिसमें से एक पॉइंट यही लिखवाया था कि हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक किसने लिखा है? सर फ्रांसिस गाल्टन ने लिखा है ना। और दूसरी 1879 में। और जानते हैं दूसरा कौन सा पॉइंट लिखवाया था? व्यक्तिक विभिन्नता का कारण वातावरण होता है, इसके समर्थक तो मैंने लिखवाया था वाटसन, फ्रीमैन, है ना, न्यूमैन। और बताया था कि व्यक्तिक विभिन्नता का कारण आनुवांशिकता को कौन मानता है? तो मैंने लिखवाया था गाल्टन को लिखवाया था और मन को लिखवाया था। और जानते हैं किसकी बात किया था? और बताया था मार्गरेट मीड सांस्कृतिक कारक को उत्तरदायी मानते हैं। सवाल देखिएगा, आपको यह सवाल मिल गया था परीक्षा में और सांस्कृतिक कारक वाला सवाल मिल गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पहलवान हो गया, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था, उस टाइम पढ़ा रहा था और पढ़ रहा था, नोट्स बना रहा था, इसलिए सीधा सीधा लड़ जाता था मामला। अब तो एक लंबा एक्सपीरियंस हो गया है, अब आप हमसे बैच में जुड़ेंगे तो आपको बेहतरीन तैयारी मिलेगी। आगे बढ़िएगा, कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? कौन कारक बालक के विकास को प्रभावित करेगा? अंतःस्रावी ग्रंथि भी, पौष्टिक भोजन भी, रोग और चोट भी। यहां पर करेक्ट हो जाएगा कौन सा? डी विकल्प हो जाएगा। आगे देखिएगा,
सवाल आता है कौन सा, गैने के अधिगम सोपान का सही क्रम कौन सा होता है। हालांकि इसमें आठों नहीं दिया हुआ है, फिर भी सही क्रम कौन सा होगा। तो देखिए समस्या समाधान सबसे आखिरी होगा। अब दो जगह देखिए समस्या समाधान दे रखा है, यहां पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। तो यहां पर आप सभी का देखिए संप्रत्यय हो जाएगा, नियम हो जाएगा, समस्या समाधान। आठों को जब आप पढ़ोगे ना तो क्रम से आठों का मिलेगा। आगे, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। जहां समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है वहां, ये कहां से आया है, ग्राहम वालस। यहां पर मैं नाम आपको बता दूं, ये सवाल कहां से पूछा हुआ है, ये सवाल ग्राहम वालस से है। ग्राहम वालस कौन है, जिन्होंने सृजनात्मक प्रक्रिया के सोपान बताए हुए हैं, और ये चारों विकल्प सृजनात्मक प्रक्रिया के सोपान में है। जहां पर हम समस्या के विषय में चेतन रूप में सोचना बंद कर देते हैं, वो उद्भवन का चरण होता है। कौन सा, उद्भवन का चरण होता है। उद्भवन होता है, दूसरा चरण है ये, है ना। आगे बढ़ जाइएगा, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई। अच्छा, ये जो ग्राहम वालस वाला नोट्स है, यूपी टेट का पेड बैच जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसमें उठा करके जा करके देखो, ग्राहम वालस के अनुसार सृजनात्मक प्रक्रिया के सोपान मैंने लिखवा रखा है। आगे आ जाओ, यहां पर जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य कह रहा है क्षमता विकसित करना, चुनौतियों के अनुसार योग्यता का विकास करना। यह आप सभी का उत्तर। जीवन कौशल का सीधा मतलब हो जाता है, कौशल शब्द जहां भी आ जाए, कार्यों का समूह क्या कहलाता है बच्चों, कार्यों का समूह कौशल कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्यों का समूह कौशल कहलाता है। और जीवन में कार्यों को करने का कौशल का मतलब ही हो गया कि हमारे जीवन में प्रतिदिन नई नई चुनौतियां आती रहती हैं। एक अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति इतना कुशल हो, इतना कार्यों का समूह उसके पास हो कि वह जीवन की चुनौतियों का अनुसार अपनी योग्यता में बदलाव करके चुनौतियों का सामना कर ले। ध्यान से समझिएगा, चुनौतियों का सामना करना है ना। मात्रा बदल करके और कुछ मत कर दीजिएगा। उसी से एक और शब्द बड़ा राइमिंग मेल खाता है, तुकांत। तुकांत बड़ा यूपी टेट में आया था, तुकांत वाला सवाल। तो चुनौतियों का एक और तुकांत बनता है, हाँ, उनसे निपटने का कला भी जीवन कौशल है। समझ में आ गई बा, चुनौतियों से निपटने की कला जीवन कौशल है। उसी में से नौ को हटा दीजिए, एक शब्द एक वर्ण को हटा दीजिए, उनसे भी निपटना जीवन की कला है, उसी को जीवन कौशल कहते हैं। आगे कह रहा है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होते हैं। तो अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा दिया गया था, है कि नहीं है। मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया था, और चालक का सिद्धांत इनका था, मनोविश्लेषण इनका था। आगे देखिएगा, सवाल कौन सा था, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता है। ये मानवीय मूल्य से सवाल पूछ लिया है। सह अनुभूति, सह अनुभूति, सहानुभूति का मतलब क्या हो जाएगा, इसको कह देंगे सह अनुभूति। तो सह अनुभूति का मतलब ये हो गया साथ में अनुभव करना। किसके, दूसरे की परेशानियों का साथ में अनुभव करेंगे तो हम दूसरे की परेशानियों को समझेंगे। समझेंगे कि नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जाके पाँव न फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई, इसीलिए बोला जाता है। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले पर। अगला कह रहा है कि पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। पुरस्कार कैसी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा भाई, धनात्मक व प्रत्यक्ष के अंतर्गत आ जाएगा। पुरस्कार देने का मतलब क्या है, धनात्मक व प्रत्यक्ष हो गया, सीधे तौर पर प्रदान कर देते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ, ऐसा सवाल पूछ रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष को, तो ये नहीं प्रभावी कब हुआ, लागू कब हुआ, प्रभावी कब हुआ, दोनों में अंतर है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जाना भले जाता है, लेकिन प्रभावी हुआ है अप्रैल 2010 से। कब से प्रभावी हुआ है, अप्रैल 2010 से ये प्रभावी हुआ है। तो ध्यान से समझिए, देखिए आगे देखिएगा, सवाल आता है कौन सा, मूल्य वह जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है, तो यह विचार अर्बन महोदय का है। किसका है, अर्बन महोदय का यह विचार है कि मूल्य वह जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। अगले सवाल की तरफ देखिएगा, कह रहा कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है। ये जीवन कौशल के सवाल हैं सभी, हम न जीवन कौशल के ये सवाल हैं। आप देखिए, तो कह रहा आत्म गौरव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, भूख। कह रहा कौन सा सामाजिक प्रेरक है। तो भाई देखो, प्रेम हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया, ये हमारा खुद का आत्मिक है। यहां पर क्या हो जाएगा, आत्म गौरव क्या हो जाएगा, ये सामाजिक प्रेरक है। भाई मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये सामाजिक प्रेरक होता है।
कह रहा अलग ढंग से कार्य करने और नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो अलग ढंग से कार्य करने और नए तरीकों का प्रयोग करना सृजनात्मकता कहलाती है गाइज। क्या कहलाती है इसको? सृजनात्मकता कहते हैं इसको, क्रिएटिविटी कहते हैं इसको। आगे देखिएगा, कह रहा व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? किसने व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग किया था? सॉरी, तो पार्सन्स ने किया था। व्यावसायिक निर्देशन का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? पार्सन्स के द्वारा किया गया था। व्यावसायिक निर्देशन का जनक माना जाता है। 1908 में बोस्टन में उसने पहला वोकेशनल ब्यूरो स्थापित किया था। आगे देखिएगा, सवाल है एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया? यहां पर कह रहा है शैक्षिक संदर्भ में एनसीईआरटी ने कौन से मूल्य, ये कहां से है? मानवीय मूल्य से है। बता रहा हूं ना कि जीवन कौशल के सवाल हैं ये। यहां पर कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, अगला सवाल कौन सा है? आगे कह रहा है राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहां पर है? मतलब अस्थि विकलांग संस्थान की बात करें तो कोलकाता में स्थित है अस्थि विकलांग, है ना। दृष्टि बाधित संस्थान कहां पर है? देहरादून में। श्रवण बाधित संस्थान कहां पर है? मुंबई में। मानसिक विकलांग संस्थान कहां पर है? सिकंदराबाद में। और अस्थि विकलांग संस्थान कहां पर है? कोलकाता में है। देखिए 30 नंबर में भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? यही सवाल 68,000 में था। दिव्यांग जनों की शिक्षा से संबंधित है भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 में। कब स्थापित हुआ? 1992 में स्थापित हुआ भारतीय पुनर्वास परिषद। तो आपको ये पूरा प्रश्न पत्र देखने के बाद क्या लगना चाहिए? जब आप पूरे प्रश्न पत्र को देखेंगे, 68,000 के प्रश्न को, 69,000 के प्रश्न को देखेंगे, तो आपको एक चीज मिलेगा। आप कहोगे गुरुजी वेरी फैक्ट, है ना। आप कहोगे कि ये सभी कैसे है? वेरी फैक्ट है या वेरी फैक्चुअल है। बहुत ही तथ्यात्मक सवाल हैं ये। क्या अब उम्मीद कर रहे हैं आप कि नई भर्ती में ऐसे ही तथ्यात्मक सवाल होंगे? मैं डीएलएड को पढ़ा रहा हूँ, पिछले 1.5 वर्ष से डीएलएड को पढ़ा रहा हूँ। डीएलएड वालों को उनका सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, सेमेस्टर पढ़ाता हूँ। और 68,000 की भर्ती से मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपका सीडीपी कॉम्पिटिटिव बच्चों को। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट कंटिन्यू बैच पढ़ाया हुआ हूँ। कभी ऐसा था ही नहीं कि मैंने बैच मेरे पास रहा ना हो, मैं बैच ना पढ़ाया हुआ हूँ। कंटिन्यूअस पढ़ाया हुआ हूँ। तो मेरे पास दोनों पहलुओं का एक्सपीरियंस होने के बाद मैं ये कहता हूँ कि ये जो पेपर था, चाहे वो 68,500 वैकेंसी का पेपर हो, चाहे फिर 69,000 भर्ती का पेपर हो, ये वास्तव में दोनों परीक्षाएं कौन कंडक्ट कराया था? पीएनपी। और पीएनपी ने ये सारे क्वेश्चन जानते हैं कहाँ से उठाया था? पीएनपी ने ये सारे क्वेश्चन डीएलएड के सेमेस्टर से उठाया हुआ था। ये सारे प्रश्न, अगर आप डीएलएड चारों सेमेस्टर का पेपर उठा लेंगे ना, उसके बहुविकल्पी सवालों को उठाएंगे ना, तो सारे सवाल आपको उसके बहुविकल्पी में से मिल जाएंगे। हाँ, अलग अलग सेमेस्टर के बहुविकल्पी सवाल को एक एक करके उठा करके पेपर बना दिया गया। क्या ऐसा करेगा आयोग भी? तो कतई नहीं करेगा। आयोग इतना वेरी शॉर्ट वेरी फैक्ट टाइप का नहीं पूछेगा। ज़्यादातर संभावना है कि ये लोग एआई से फिर से पेपर बनाएंगे, और एआई से फिर से पेपर बनाएंगे सिलेबस दे करके। तो उनसे निपटने के लिए आपको हमारे बैच से जुड़ना होगा, क्योंकि हम बैच में एआई से ही तैयार किया हुआ क्वेश्चन करवाएंगे। थ्योरी की कंप्लीट बात तो हम टेक्स्ट बुक से पढ़ाएंगे भाई। थ्योरी आपको कंप्लीट एनसीईआरटी और कहां से पढ़ाएंगे? एनसीईआरटी, डीएलएड की किताब हमारा प्रमुख हथियार रहेगा, एनसीईआरटी रहेगा, और एनआईओएस की किताब रहेगी। वहां से हम कंटेंट छांट करके नोट्स तैयार करवाएंगे। लेकिन क्वेश्चन, हर चैप्टर से जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो एआई जनरेटेड क्वेश्चन ही करवाऊंगा, जो कि सरल भी रहेगा, कठिन भी रहेगा, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें कि किस तरीके का सवाल बनेगा। तो आप सभी लोगों को नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम लिंक है, उससे जुड़ जाइए ये वाली पीडीएफ भी लेने के लिए। और कब मैं बैच लेकर के आ रहा हूँ अपनी इंडिविजुअल, उसकी भी जानकारी आप सभी को टेलीग्राम में रहेंगे तो प्रॉपर टाइम से मिल जाएगा। और कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो आपको जब भेजी जाती है तो टेलीग्राम में रहेंगे तो यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देगा, तो भी आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग जुड़िएगा। कितने लोग ऐसे इच्छुक हैं जिनको इंडिविजुअल कोर्स चाहिए, जिसमें बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल की कंप्लीट तैयारी हो? साथ ही साथ मैं आपको अपनी तरफ से भी कुछ सब्जेक्ट जिस पर मेरी बेहतर पकड़ है, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो, बेहतर पकड़ की बात करूं अगर मैं, तो मैंने साइंस को बहुत दिनों तक पढ़ाया है। हालांकि मेरे एक अजीज मित्र हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम देख लेंगे बच्चों को उसमें, तो मिलवाएंगे आप सभी से, और भी सब्जेक्ट मिलवा देंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, आपका कोर्स केवल सीडीपी इंडिविजुअल का रहेगा। हम अपनी तरफ से जितना बोनस दे पाएंगे मदद के रूप में, उतना दे पाएंगे खुद से भी, और जो भी हमारे हित मित्र होंगे उनके
साथ भी लगा देंगे, सब मिलजुल करके सुपर टेट क्वालिफाई करना रहेगा, बस यही उद्देश्य केवल रहेगा। तो कम पैसे में आपको बेहतर बोनस प्राप्त होगा, बेहतर धमाका प्राप्त होगा। तो आप सभी लोग अपनी इच्छा कमेंट में लिख करके जरूर बताइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जल्द ही 2-4 दिनों में आपको शुभ समाचार और खबर मैं दे दूंगा। आज के लिए बस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन के विषय में आप टिप्पणी जरूर लिखिएगा और कुछ चीज अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। आज के सेशन में हमने सीडीपी के सिलेबस के विषय में, सीडीपी का पुराना वाला प्रश्न पत्र भी हमने व्याख्या में कर दिया, ठीक है। ओवरऑल सिलेबस भी चर्चा कर ही दिया, सारे टॉपिक की चर्चा कर दिया। जो उसमें से बच गया वो क्वेश्चन से मिलान कर लिया जाए। तो यही कुल मिला जुला करके पढ़ाई करना है और इसी कंटेंट को पढ़ेंगे। तो हमारा जो टारगेट होगा पेड कोर्स लाने का, उसमें मैक्सिमम हम कितने डेज का लेक्चर लेंगे, तो हम टारगेट इस बार रख रहे हैं कि मैक्सिमम 55 से 60 डेज इतने में कंप्लीट कर देंगे थ्योरी को। हाँ, लिखवा पढ़वा करके इतने में कंप्लीट कर देंगे। और हमारा पूरा फोकस किस पर रहेगा, फिर पूरा फोकस हमारा रहेगा प्रैक्टिस पर। जितना जल्दी थ्योरी आपको समझा बुझा करके लिखा के खत्म कर देंगे, उतना जल्दी प्रैक्टिस पर आ जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर थ्योरी के साथ प्रैक्टिस नहीं देंगे क्या? भाई थ्योरी के साथ प्रैक्टिस आपको लगातार यूट्यूब पर मिलती रहेगी। यूट्यूब पर प्रैक्टिस लगातार चैप्टर वाइज मिलेगी, लेकिन थ्योरी की क्लास जरूर पढ़ना आप सभी के लिए आवश्यक है। क्या पता पेपर थोड़ा 9-10 हो जाए तो थ्योरी ही आपको संभाल देगी, जो आप पढ़े रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए विदा लेते हैं साथियों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी सेशन में नई जानकारी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।